तो इस कहानी के अंदर हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, लेकिन एक दिन उन बुलीज ने हद पार कर दी। तो हमारा एमसी डिसाइड करता है कि वो उनसे रिवेंज लेगा। तो चलो अब डिटेल में जानते हैं इस मानवा की स्टोरी को। लेट्स स्टार्टेड। तो कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है 10 साल पहले पूरी दुनिया भर में गेट्स ओपन होना शुरू हो गए और फिर उनमें से डीमंस बाहर निकले और फिर साथ ही कुछ लोगों को पावर मिली, पावर हो गई कुछ लोगों के अंदर, और वो मॉन्स्टर्स को मारने वाले हंटर्स बन गए। और फिर इसके बाद हमें अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग बुली कर रहे हैं। कोई उसको फेंक के मारता है, एक बड़ा सा डायमंड का टुकड़ा वो नीचे पड़ा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो बताता है कि मेरा नाम कैंग जियोंग है, मैं एक अवेकनर हूँ। दिखाया जाता है यहाँ पर उसको परेशान करने वाले बच्चे खड़े हुए रहते हैं और इसके पास डायमंड वाली एबिलिटी है और वह आवाज़ से तो वह कह रहा होता है हुट, अभी मेरा हुआ नहीं, जल्दी से हुट। कैंग को बहुत ज़ोर की पड़ी होती है, इतने कि उसके आंखें सफ़ेद हो चुकी हैं और उसका एक गाल पूरा चपटा हो चुका है कि तभी कुछ अचानक से होता है और वो ठीक होने लगता है और साथ ही वो हमें बताता है कि मेरे पास रीजनरेशन की एबिलिटी है। ओरिजिनली तौर पर तो ये एक एस क्लास एबिलिटी है, लेकिन अभी ये एक बच्चे के पास है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। जब भी कैंग रीजनरेट होता है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और ये सारे बुलीज उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं क्योंकि वो रीजनरेट हो सकता है, तो वो उसे मार मार के बस मज़े लेते रहते हैं, जबकि उसकी हालत पूरी बेकार पड़ी रहती है। और हम देख पाते हैं वो क्लास में पड़ा हुआ रहता है पूरी अधमरी हालत में और बुलीज अपनी पावर का यूज़ करते हैं, इसको पंचिंग बैग की तरह ट्रीट करते हैं बस अपने मज़े के लिए, और ये कम्प्लीटली स्कूल वायलेंस है। लेकिन अपने कैन के पास इसका कोई एविडेंस नहीं और ऊपर से टीचर और पुलिस नो वे वो भी कुछ नहीं करते क्योंकि उन बच्चों के पास एस क्लास के जीन्स हैं, वो एस क्लास के अवेकनर्स हैं, उनकी पावर्स बहुत हाई है, जिस वजह से उन लोगों को उल्टा गवर्नमेंट से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। और बस एक ही रीज़न है कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ, वो है मेरी मॉम। जब मैं 5 साल का था मेरे डैड तो तभी मर गए थे, मेरी मॉम ने ही मेरा ख्याल रखा है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम स्कूल जा पाओगे, वो खुश होते हुए कहता है हाँ जाऊँगा, स्कूल अच्छा है, और वो बता रहा होता है कि मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ। जब मैं एक अवेकेड स्पेशलाइजेशन हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाऊँगा तो मैं भी एक हंटर बन सकता हूँ। मेरी एबिलिटी के साथ मैं एक सी रैंक का हंटर तो बन ही जाऊँगा। हालांकि उनकी सैलरी काफ़ी कम होती है, लेकिन उसके बावजूद हम काफ़ी अच्छी लाइफ जी लेंगे जो कि अभी हम जी रहे हैं। उसके कंपैरिजन में मैं अपनी मॉम को खुश रख पाऊँगा और मेरी मॉम का बर्थडे आने वाला है। कैंग बोलता है मुझे लगा था कि हम हैप्पी लाइफ जिएंगे, लेकिन सब कुछ अचानक से बदल गया। मेरी मॉम कोमा में चली गई और उन्होंने कहा कि ये तो बस एक एक्सीडेंट था, उनसे बाय चांस हो गया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम के साथ क्या हुआ। उसकी मॉम के रेस्टोरेंट में वही लोग आए हुए रहते हैं जो कि उसको बुली करते हैं और वो डायमंड एबिलिटी वाला बंदा कहता है ओह तुम तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हो, मैं एक अवेकनर हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है, ज़रा देखो मेरे पास डायमंड एबिलिटी है। और वो कैंग की मोम का हाथ पकड़ लेता है तो उसकी मोम फटाक से अपना हाथ छुड़ाती है एक्सक्यूज़ मी कहते हुए, पर गलती से उससे उसका मोबाइल गिर जाता है नीचे, वो गिर जाता है और चटक जाता है। कैंग की मोम झुकते हुए उस मोबाइल को उठाती है और बोलती है अरे नहीं इसके, तभी वो बंदा अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए कैंग की मोम को मार देता है और कैंग को बताया जा रहा होता है कि ये तो बस एक्सीडेंटली हो गया था, उससे पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। बट यहाँ पर कैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है और वो अपना ओठ काट रहा होता है और गुस्से से अपने दांतों को पीस रहा होता है, इतना पीसता है कि उसके दांत टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं और गुस्से के साथ कहता है कि मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और खुद के स्किन ही फाड़ देता है पूरा गुस्से में। और हम देख पाते हैं वो केक भी नीचे गिर जाता है जो वो अपनी मोम के लिए लाया था। और फिर इसके बाद हमें एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों पुलिस मौजूद होते हैं। एक पुलिस थोड़ा घबराया हुआ रहता है, कह रहा होता है कि तुम वाकई में ठीक हो, क्या हुआ अगर वो मर मर जाए। डायमंड वाला बोलता है अरे तू क्यों इतना परेशान हो रहा है, तू एक अवेकनर है, वो कह रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ घूर के देखता है और बोलता है मैंने कहा ना परेशान मत हो। और फिर तभी यहाँ पर कैंग आ जाता है और उनकी तरफ गुस्से से चलते हुए जा रहा होता है। वो उसको देखते से कहता है अरे शिटी बास्टर्ड तू यहाँ पर क्या कर रहा है। कैंग उनसे बोलता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है आखिर तू ये क्या कह रहा है। तभी कैंग गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है आखिर तूने मेरी मदर के साथ वो क्यों करा, यू सॉन ऑफ विच। वो डायमंड वाला बंदा बड़े ही आराम से कहता है अच्छा क्या वो तेरी मदर थी, ओ काफ़ी अफसोस की बात है, और साथ ही वो हंसने लगता है हो माय गॉड कहते हुए। कैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसकी तरफ बढ़ता है बट वो एक झटके में कैंग के आर पार एक डायमंड का नुकीला सा भाला कर देता है। वो नुकीला सा क्रिस्टल कैन के छाते के आर पार हो जाता है, बट कैन के पास रीजनरेशन वाली एबिलिटी है जो कि उसे मरने नहीं देती। तो वो उस क्रिस्टल को पकड़कर अपनी छाती से निकाल लेता है। हालांकि कैन को इस समय दर्द बहुत ज़्यादा फील होता है, उसकी छाती डबल से हिल हो जाती है, उसके सीने में जो छेद हुआ था वो डबल से भर जाता है और वो गुस्से के साथ कह रहा होता है यू बास्टर्ड। और साथ ही उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द भी फील हो रहा होता है। वो कह रहा होता है वाओ तू
तू अभी भी खड़ा है। और हम देख पाते हैं वो आसमान में और भी ज़्यादा वैसे ही क्रिस्टल बना लेता है न्यूक्लियर टाइप के, और साथ ही सभी के सब कैन के ऊपर चला देता है। वो सारे के सारे कैन की बॉडी के आर पार हो जाते हैं। कैन उनमें बीत के वहीं बैठ सा जाता है। वो डायमंड वाला बंदा कहता है यार तू तेरा तेज क्यों हो रहा है। कैंग डबल से होश में आ जाता है। कैंग होश में आ जाता है और गुस्से के साथ उनकी तरफ बढ़ता है। हालांकि उसकी पूरी बॉडी के आर पार के आर पार होते हैं, बट वो उसी हालत में उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द फील हो रहा होता है, बट वो नहीं रुकता क्योंकि उससे ज़्यादा तो उसको गुस्सा ही रही होती है। वो डायमंड वाला बंदा अपने एक साथी से कहता है चल ज़रा अपनी एक लाइटनिंग यूज़ कर। और वो उसकी बात सुनने एक बार लाइटनिंग पावर से कैन के ऊपर अटैक करता है। कैन के ऊपर एक ज़बरदस्त बिजली गिरती है। बिजली खाने के बाद कैन वहीं घुटनों पर आ जाता है और गिर जाता है। और वो बंदा बोलता है चलो चलते हैं यहाँ से। और जाते हुए वो कैंग के सिर के ऊपर थूक के जाता है। और वो कैंग के पास से गुजर ही रहे होते हैं कि तभी कैंग पैर पकड़ लेता है उस डायमंड वाले का और बोलता है तू कहाँ जा रहा है। ये देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। वो अपने हाथ में डायमंड का परत चढ़ाता है और कैंग को एक जोरदार पंच दे मारता है। उसके सर पे ही मारता है। एक पंच मारने के बाद भी रुकता नहीं। वो कैंग में डबल से मारता है बस मारते ही जाता है। और वो अपना लास्ट पंच कैंग के मुंह में घुसेड़ देता है। कैंग की हालत पहले ही बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी रहती है। कहते में वो डायमंड वाला अपना पंच और भी ज़्यादा कैंग के मुंह के अंदर घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून बाहर आना शुरू हो जाता है और उसके चेहरे पे भी लग जाता है। वो डायमंड वाला बंदा अपने एक साथी से कहता है हे सैड मैन, इसे यहीं गाड़ दे। उसकी बात सुनने के बाद वो यहाँ पर थोड़ा गड्ढा टाइप बना लेता है। कैंग को होश आ जाती है। वो कहता है यू। वो लाइटनिंग वाला बंदा कह रहा होता है, लेकिन तभी डायमंड वाला चिल्लाते हुए कहता है शट अप। और साथ ही वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए कैंग को एक डायमंड के शील्ड के अंदर बंद कर देता है, जिसमें कांटे कांटे लगे हुए रहते हैं। कैंग चिल्लाते हुए कहता है मैं तेरे को मार डालूंगा। जब वो बंद होने वाला होता है तब भी कैंग गुस्से के साथ उसी की तरफ देख रहा होता है। बोल रहा होता है मैं तेरे को मार डालूंगा, मैं ये ज़रूर मेक श्योर करूँगा। वो बंदा भी हंसते हुए कहता है तो आना मार, लेकिन इसके लिए तेरे को पहले इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। उन लोगों ने उसको ज़मीन के अंदर ही गाड़ दिया होता है एक डायमंड का शील्ड बना के। उस डायमंड की परत के अंदर अपना कैंग होता है और साथ ही वो गुस्से के साथ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर ही नहीं जाती। वो अपने पंचेस को उस डायमंड की परत के ऊपर मारना स्टार्ट करता है, पर वो परत डायमंड से बनी थी तो वो अपने हाथों से नहीं तोड़ पाता, उल्टा उसके हाथ ही डैमेज हो जाते हैं। और साथ ही कैंग को यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है क्योंकि यहाँ की ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। वो यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, लेकिन उसकी ये रीजनरेशन कैपेबिलिटी उसे मरने नहीं देती। जब भी वो मरता अपनी इस एबिलिटी की वजह से वो वापस कॉन्शियसनेस में आ जाता। हालांकि इस प्रोसेस में उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता, एकदम एक्सट्रीमली वाला। हर बार रीजनरेट होने पर उसको इतना ज़्यादा दर्द होता कि उसको ख्याल ही आने लगता है कि मैं मर जाऊं। और साथ ही वो एक डायमंड का टुकड़ा उठा निकाल के अपनी छाती पे दे मारता है ताकि वो मर जाए, लेकिन ये डम रीजनरेशन वाली एबिलिटी इसको मरने ही नहीं देती। जो दर्द था वो कैन को मौत से ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। वो यहाँ पर खुद को बहुत ही ज़्यादा पावरलेस महसूस कर रहा था और एक बेजान लाश की तरह वहाँ पर पड़ा हुआ था। लेकिन तभी उस स्टेट में उसे अपनी मोम का ख्याल आता है। उसे ऐसी आशा मिलती है कि उसकी मोम जिंदा होंगी और मैं बाहर जाऊँगा उनको देखूँगा, पता नहीं कैसे, पर मैं बाहर निकल के ही रहूँगा, चाहे इसमें कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। कैंग पंच मारता रहता है और बस मारता ही जाता है। और अब काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है। टीवी के ऊपर उन 3 पुलिस का इंटरव्यू भी चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर एस क्लास के हंटर बन चुके हैं। एंकर बोलता है तुम तीनों तो काफ़ी अच्छे लोग हो, तुम्हारी गुड पर्सनैलिटीज़ है, क्या तुम वॉलंटियर का वर्क रेगुलरली तौर पर करते हो। वो बंदा बोलता है जब से हम लोग यंग थे तब से ही हमें अपने दोस्तों की हेल्प करना अच्छा लगता था, हमें हेल्प करने पर रिवॉर्ड जैसा फील होता था। ये सुनते से लोग कहने लगते हैं वाओ ये लोग कितने ज़्यादा ग्रेट है। कि तभी एंकर उसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है 5 साल पहले क्या तुमने किसी को हट कर आता। ये सुनने के बाद वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और साथ ही आंखों से आंसू निकालते हुए कहता है मेरी एक क्लोज फ्रेंड की मदर थी वो, जिनको मैंने गलती से हट कर दिया था। मैं एक स्टूडेंट था जिसका अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं था। ऑडियंस में से कोई सवाल पूछता है तो फिर क्या तुमने अपने फ्रेंड से माफ़ी मांगी। डायमंड वाला बोलता है उस दिन के बाद से मेरा उसके साथ कभी कांटेक्ट ही नहीं हो पाया, लेकिन मैं अभी इस वक्त यहीं बैठे बैठे फिर किसी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। कि तब यहाँ पर कोई आ जाता है जो लोग की दरवाज़ों को तोड़कर उसी की तरफ भी फेंक देता है और वो फटाक से अपने हाथों को सामने करके ब्लॉक करता है खुद को और कहता है ये क्या था। सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। वो बोलते हैं अरे ये तो एक डीमन है, भागो जल्दी यहाँ से। और वो डीमन चलते हुए उन्हीं 3 लोगों की तरफ आ रहा होता है। वो डायमंड वाला उसकी तरफ देखते हैं कि वो तभी बहुत तेज़ी के साथ उसके करीब बढ़ के उसे एक ज़बरदस्त पंच मारता है
और साथ ही कहानी फ्लैशबैक में चली आती है। ये डिमन और कोई नहीं अपना कैंग है। वो बता रहा होता है कि कैसे वो पंचेस मारता रहा, कितना सारा टाइम गुजर गया, कितने सारे महीने गुजर गए, कितने सारे साल गुजर गए, लेकिन मैं उस डायमंड के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं ला पाया। लेकिन एक चीज़ जो मेरी एबिलिटी के बारे में दूसरों से डिफरेंट थी, रिपीटेड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एक्सेस रीजनरेशन ट्रिगर्ड हो गया और स्ट्राइड की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इनक्रेज हो गई। और यहाँ पर जंग एक्सोस्केलेटन में बदलने लगा। उसके ऊपर की पूरी चमड़ी फ्लैश स्केलेटन में बदल रही थी, या फिर उसके ऊपर स्केलेटन की एक परत सी चढ़ रही थी जो कि बिल्कुल डायमंड की तरह था। और उसकी पूरी होल बॉडी के ऊपर हुआ ये, पूरी उसकी बॉडी टूटी और फिर ये हुआ जिसमें उसको एक्सट्रीमली दर्द हुआ। उसका पूरा खून बॉडी से बाहर आ गया, मांस फट गया, हड्डियाँ टूट गईं और उसे मिला बहुत ज़्यादा पेन। ये दर्द बिल्कुल मौत के बराबर था, पर कैंग रुका नहीं, वो बस मारता गया। उसे भी पता नहीं कि ये कितनी बार रिपीट हुआ इन्फिनिटी टाइम, और बस वो मारता गया। और आखिर में इतना सारा पेन सहते हुए उसने उस डायमंड को तोड़ ही दिया। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। कैंग ने उसके चेहरे पे एक ज़बरदस्त मुक्का दे मारा होता है। वो दोनों के बीच में जाते हुए दिमाग में जाके भिड़ता है और वहीं पसर के गिर जाता है। वो लोग कैन की तरफ देखते हैं जो कि बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह नज़र आ रहा होता है। उसके पूरे शरीर के ऊपर एक्सोस्केलेटन आ गया है। और फिर तभी कैंग को उस डायमंड वाले की बात याद आती है। उसने कहा था कैंग से, क्या तुम मुझे मारना चाहता है, लेकिन पहले तेरे को इस जगह से बाहर आना पड़ेगा बास्टर्ड। तो ये याद करने के बाद कैंग बोलता है, यू बास्टर्ड, तुझे मारने के लिए मैं बाहर आ चुका हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो डायमंड वाला फिर से उठ कर अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और इलेक्ट्रिक वाले से बोलता है अपना अटैक करने को। तो वो एक बिजली का झटका गिराता है कैंग के ऊपर, पर कैंग के ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता, बल्कि वो तो इससे और भी तक गुस्सा हो जाता है और बहुत तेज़ से आगे बढ़ते हुए उस बंदे की गर्दन ही उड़ा देता है। ये देख के वो तो एकदम शौक में रह जाते हैं कि अभी झट से हो क्या गया ये। और कैंग तो यहाँ पर बिल्कुल एक असली मॉन्स्टर बन चुका है। दिखाया जाता है वो अर्थ वाला अपनी अर्थ वाली पावर को यूज़ करते हुए उसे एक मिट्टी के गोले के अंदर ट्रैप कर देता है, बट कैंग उसे एक झटके में तोड़ डालता है और फटाक से उसके पास आते से उसके मुंह में हाथ डाल के उसे पकड़ लेता है और उसको पूरा चौपड़े उखाड़ देता है नीचे से। तो वो अपना मुंह पकड़ते हुए नीचे गिर जाता है, चिल्ला रहा होता है ज़ोरों से। कैंग उसके ऊपर चढ़ता है और उसमें पंच मारने शुरू कर देता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो डायमंड वाला कैंग के सिर के पीछे से उसमें एक जोर का पंच दे मारता है। कैंग के सिर के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन लगा था उससे टकराने के बाद उसकी डायमंड की स्किन के ऊपर भी क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और फिर साथ ही अपने पावर का यूज़ करते हुए यहाँ पर बहुत सारे भाले टाइप का या नुकीले टाइप का बना लेता है डायमंड का। इतने की बिल्डिंग के बाहर से ही दिख रहे हैं और साथ ही वो इशारा करते हुए सभी को छोड़ देता है बिल्डिंग के ऊपर। वो सारे के सारे कैंग के अंदर जाकर लगते हैं। उसमें से हर एक लंबा नुकीला क्रिस्टल कैंग की बॉडी के आर पार हो चुका है। ये देख के वो डायमंड वाला थोड़ी स्ट्रेंथ के सांस ले पाता है कि तभी कैंग हरकत करना शुरू कर देता है। उसकी तरफ देख वो डायमंड वाला बुरी तरह से घबरा जाता है। उसे कैंग में एक बेहद डरावना मोशन नज़र आ रहा होता है जो कि उसी की तरफ घूर के देख रहा है। यहाँ पर उस डायमंड वाले की बिल्कुल फटे आती है, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपने ऊपर डायमंड के परत चढ़ा लेता है और कैंग में जाके पंचेस मारना शुरू करता है। मारता है और बस मारते ही जाता है। वो कैंग में लगातार पंच मारे जा रहा होता है और एक पंच पहले की तरह बिल्कुल उसके मुंह के अंदर ही घुसेड़ देता है कि तभी कैंग को होश आ जाती है। वो अपने दांतों से उसके डायमंड के परत को तोड़ने लगता है। ये देख के वो बुरी तरह से घबरा जाता है। कैंग उठते हुए अपने हाथ की हड्डी उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिसने उसके डायमंड के शील्ड को भी तोड़ दिया होता है और उसने दूसरे हाथ से उसका सर भी पकड़ लिया होता है। वो मुंह से उसका हाथ चबा रहा होता है और साथ ही अपने हाथ से उसका सर दबा रहा होता है ज़ोर से। कितने में ही वो डायमंड वाला बंदा ज़मीन पे हाथ रखता है और अपनी पावर को यूज़ करते हुए ज़मीन से क्रिस्टल निकाल के जियांग कैंग के अंदर घुसेड़ देता है और फटाक से खड़ा होकर अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। और हम देख पाते हैं उसका एक पूरा आधा हाथ जा चुका है। वो भाग रहा होता है कि तभी एक क्रिस्टल उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और ये क्रिस्टल कैंग ने फेंका होता है पीछे से। और कैंग के हाथ में बहुत सारे नुकीले क्रिस्टल होते हैं जो कि अब वो इस बंदे की बॉडी के आर पार करने वाला है। डायमंड वाला बुरी तरह से घबरा जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है मेरे पास मत आ। पर कैंग को तो अपना बदला चाहिए था। वो जाते हैं उसके पास तो घुसाता जाता है। यहाँ पर पूरे में ब्लड ही ब्लड हो जाता है और हम देख पाते हैं कैंग उसके सामने खड़ा था। कैंग ने हर एक नुकीले क्रिस्टल को उसकी बॉडी के आर पार कर दिया था। वो डायमंड वाला बंदा कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तू है कौन, तू ऐसा कर क्यों रहा है। उसकी बात सुनने के बाद कैंग अपने सिर की खोपड़ी हटाता है और कैंग को देखने के बाद उसे याद आ जाता है। वो कहता है अरे तू, और उसे याद आता है कि कैसे ये बचपन में इसको बुली क्या करते थे।
और इस वक्त इस डायमंड वाले बंदे के बिल्कुल फट चुकी है कैंग को देखकर। कैंग गुस्से के साथ उसी को घूर रहा होता है और फिर साथ ही वो उसमें पंच मारना स्टार्ट करता है। कैंग उसमें पंचेस मारते ही जाता है, मारते ही जाता है, मारते ही जाता है और लास्ट वाला तो बिल्कुल उसके मुंह के अंदर ही घुसेड़ देता है। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, मतलब कि ये डायमंड वाला भी यहाँ पर मर चुका है। तो यहाँ पर कैंग ने अपना रिवेंज ले लिया है। उसने यहाँ पर तीनों को मार डाला। आजू बाजू की जगह पूरी टूटी हुई रहती है और उसके सामने बहुत सारा ब्लड पड़ा रहता है इन लोगों का। वो अपने आप को देखता है उस ब्लड में और फिर तभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और फिर सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ पर आने से पहले शायद कैंग गया था हॉस्पिटल में अपनी मम्मी को देखने, तो उसकी मम्मी की हालत अभी भी बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। और ये देखने के बाद कैंग बुरी तरह से टूट चुका है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, वो रो रहा होता है चिल्ला चिल्ला कर। उसने बदला तो ले लिया लेकिन उसकी मोम अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। और फिर सीन यहाँ से कट होकर हमें एक पहाड़ का दिखाया जाता है। उस जगह पर एक डेंशन का गेट ओपन हुआ रहता है और उसके अंदर होते हैं कुछ हंटर्स जो कि डेंशन के अंदर के मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और उनके साथ कोई लड़की भी होती है। बोलती है गुड जॉब। वो लड़के लोग कहते हैं गुड जॉब, तुम्हारा शुक्रिया, तुम तो काफ़ी अच्छा हिल करती हो। दूसरा बंदा कहता है लगता है कि ये तुम्हारा पहली बार नहीं है जब तुम पोर्टल के इतना डीप में आई हो, क्यों? वो लड़की बोलती है हाँ, और तुम लोगों का शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट के लिए। वो बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि हम लोग तुम्हारे बहुत ज़्यादा आभारी हैं। उन लड़कों को इस तरह से देखकर वो लड़की घबरा जाती है। वो हंटर्स बोलते हैं क्या तुम जानती हो इस पोर्टल के अंदर जो कुछ भी होता है उसके बारे में बाहर किसी को भी कभी पता नहीं चलता। ये सुनने के बाद वो लड़की और बेहतर घबरा जाती है और जो मस्कुलर बंदा रहता है उनमें वो आगे बढ़कर उस लड़की को पकड़ लेता है। ये पोर्टल की क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार कुछ महीने लग जाते हैं बाहर निकलने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ इतने टाइम तक तुम हमारा ख्याल रखो बेबी। और फिर तभी एक ज़ोर की आवाज़ आती है, उस बंदे का सर धड़ से लोगों के नीचे गिरता है। ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कौन है, और वो लड़की भी देखती है ये कैंग होता है। सभी के सभी हंटर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उसके इस हरकत की वजह से। वो चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तू मरना चाहता है तो मरेगा डर्टी बास्टर्ड। और सभी के सभी साथ में मिलकर कैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट उनके अटैक्स का कैंग के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता। एक बोलता है क्या ये एक डीमन है और साथ ही अपनी तलवार से कैंग के ऊपर अटैक कर देता है, बट कैंग की छाती से टकरा के उसकी तलवार ही टूट जाती है और फिर कैंग बड़े ही बेरहमी से उसको भी मार डालता है। ये देख के पीछे खड़े दोनों की बिल्कुल फट जाती है। कैंग फटाक से अपने हाथों को चलाते हुए उन दोनों की भी गर्दनें उड़ा देता है। कैंग ने यहाँ पर सभी को मार डाला और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहा होता है। लड़की उसको देखकर थर थर काँप रही होती है। उसने रोना शुरू कर दिया होता है। कैंग उसके पास आके रुक जाता है और उसको देखने लगता है। कैंग की आधी इंसानी शक्ल देखकर उस लड़की को ऐसा लगता है कि कैंग ने शायद उसकी हेल्प करी है, तो वो कैंग को शुक्रिया बोलती है तुम्हारा शुक्रिया मेरी लाइफ बचाने के लिए, मैं तुम्हारी। कि तभी कैंग उसकी भी गर्दन उड़ा देता है। कैंग तो यहाँ पर बिल्कुल एक असली मॉन्स्टर बन चुका है। और फिर साथ ही कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है, जब वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था कि तभी यहाँ पर कोई आता है। बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा औसम था, तो तुमने अपना बदला ले लिया। मैं कोरियर हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हूँ, मिस्टर कैंग जियोंग। अपना नाम सुनने के बाद कैंग हैरान हो जाता है, आखिर तुम मेरे को कैसे जानती हो? प्रेसिडेंट कहती है मेरी नज़र थी तुम्हारे ऊपर जब 5 साल पहले वो एक्सीडेंट हुआ था। यह सुनते से कैंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर पंच मारने लगता है। तभी वो बोलती है मैं तुम्हारी मम्मी की हेल्प कर सकती हूँ। यह सुनते से ही कैंग अपना पंच उसके पास ला के रोक देता है। प्रेसिडेंट बोलती है तुम्हारी मदर फिर कैसे हेल्दी हो सकती है, एक तरीका है जिससे उनकी हेल्प की जा सकती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इस पूरे वर्ल्ड के एकमात्र एस क्लास हीलर उसको हील करने में तुम्हारी हेल्प करे, और वो हीलर मैं हूँ। कैंग बोलता है आखिर मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कैसे करूँ? प्रेसिडेंट बोलती है इतने टाइम तक तुम डायमंड के अंदर बंद थे और तुम्हारी मोम अभी भी जिंदा है, क्या तुमको ये कोई कॉन्सिडेंस लगता है? उसकी बात सुनने के बाद कैंग बोलता है तुम मुझसे क्या चाहती हो? यह सुनने के बाद प्रेसिडेंट हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हंटर चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ के हंटर्स का पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, उनमें से कुछ तो न्यूक्लियर वेपन को भी ओवरकम कर सकते हैं, और थैंक्स टू द मैजिकल मॉन्स्टर्स वो सभी लगभग काबू में आ गए। लेकिन इसके बावजूद जो पोर्टल हैं वो डिसअपेयर नहीं हुए और बिना मॉन्स्टर्स के पोर्टल एक खाली जगह है। इसलिए मैं वॉर लड़ रही हूँ हंटर्स को खोजने के लिए। लेकिन कोरिया में हमें हंटर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि हमारे ऊपर जापानीज़ हंटर्स का भी आक्रमण हो गया जिसे मैं रोक नहीं सकी। और फिर तभी तुम मुझे दिखे। अगर तुम एक कोरियन हंटर की तरह जापान के साथ फाइट करते हो तो वॉर शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर तुम उन लोगों का पोर्टल के अंदर शिकार करते हो एक मॉन्स्टर की तरह तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
प्लीज़ मेरी हेल्प करो और फिर मैं तुम्हारी मदर को बचाऊंगी। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। कैंग ने उस लड़की को भी मार दिया होता है। वो अपने हाथ में अपनी मोम की पिक्चर देख रहा होता है और उसे प्रेसिडेंट की बात याद आती है। अपनी मोम की ज़िंदगी बचाने के लिए तुम्हें एक मॉन्स्टर बनना होगा। और यहाँ पर कैंग खून के आंसू रो रहा होता है। और फिर इसके बाद अपन को जापान के प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंट का सीन दिखाया जाता है। वो सामने बैठे बंदे से बोल रहा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मेरे कुछ सवालों का आंसर करो। क्या उन गेट्स के अंदर कोई हाई क्लास मोस्टर है? वो कहती है नो सर। प्रेसिडेंट कहता है तो क्या कोरिया में स्ट्रॉन्ग हंटर्स है? वो बोलती है नो सर। तो प्रेसिडेंट बहुत गुस्से के साथ टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है तो मुझे बताओ आखिर ये क्यों हुआ? अभी तक हमारे हंटर्स कोरिया तक क्यों नहीं पहुंच पाए? और ये बंदा जापान का प्राइम मिनिस्टर है, यूटा ryuzaki। एक बंदा कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं इसको चेंज करूँगा। प्रेसिडेंट कहता है कैसे? वो आगे से कहता है मैं जाऊँगा। यह है जापान का नंबर 1 हंटर काकेरू इतोसाई। काकेरू कहता है मेरी तलवार को तैयार करो। उसकी सेक्रेटरी बोलती है सर क्या आप अकेले जाओगे? वो कहता है ऑब्वियसली। ये शायद थोड़ा रूड हो सकता है लेकिन वहाँ पर जो भी हंटर गए थे वो सारे ही इलाइट लेवल के थे और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी हंटर्स गए थे वहाँ पर। काकेरू बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं तुमको उन लोगों की तरह वीक नज़र आता हूँ? सेक्रेटरी बोलती है आई एम सॉरी सर। और फिर इसके बाद हमें उसी पोर्टल गेट का सीन दिखाया जाता है। काकेरू अंदर घुस जाता है। उसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं पर वो इजीली उन सभी को मार देता है और वो सोच रहा होता है ये क्या बेकार है, क्या वो सारे हंटर्स इन जैसे मॉन्स्टर्स के हाथों से मारे गए? और फिर जैसे वो थोड़ा अंदर जाता है तो उसे कैंग नज़र आता है और जो कि उन सारे हंटर्स के लाशों के ऊपर बैठा हुआ था जो भी यहाँ पर आए हैं अभी तक। ये देख के वो हैरान हो जाता है और साथ ही फटाक से अपनी तलवार के साथ कैंग के ऊपर अटैक कर देता है। कैंग अपने हाथों से उसकी तलवार को ब्लॉक करता है। काकेरू देखता है कैंग की तरफ कि उसने किस तरह से उसके अटैक को ब्लॉक करके रखा है और फिर साथ ही कैंग अपनी वॉन शॉट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है बट वो मुंडी साइड में करते हुए बच जाता है। कह रहा होता है लेकिन ज़रा देखो लगता है कि मेरे को कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग मिल चुका है और साथ ही वो उसके पेट में एक जोर का पंच मारता है और कह रहा होता है क्या तुम एक मैजिक मॉन्स्टर हो? वाओ, तुमने यहाँ तक कि मेरे अटैक को भी ब्लॉक कर लिया। और साथ ही वो अपनी तलवार घुमाते हुए उसके ऊपर एक ज़बरदस्त ब्लो मारता है। कैंग उस ब्लो की वजह से दूर घिसटता हुआ जाता है। उसकी काफ़ी हालत बेकार हो जाती है, उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है और फिर काकेरू उसके ऊपर डबल से अपनी तलवार चलाते हुए अटैक करता है। कैंग ज़मीन में ठुक के धंस जाता है आधा सा। वो कह रहा होता है मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा ये एक्सोस्केलेटन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और फिर साथ ही बहुत तेज़ी से वो हवा से नीचे की तरफ आता है और कैंग की तरफ अटैक करने लगता है बट कैंग फटाक से उसके अटैक से बचते हुए अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करता है बट वो टाइम पर कैंग का हाथ काट देता है और कह रहा होता है हालांकि मेरी जोड डायमंड से बनी है। और साथ ही वो कैंग को काट देता है, उसकी मुंडी अलग कर देता है और तलवार को मैन में रखते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है सॉरी लेकिन यही फैक्ट है कि हमारे हंटर्स इस जैसे मोस्टर्स के हाथों से मारे गए। ये क्लियर ही हमारे लेवल को काफ़ी रिड्यूस कर देता है, हमारे हंटर के लेवल्स को। यहाँ पर कैंग के हाथ पूरे यहाँ पर कैंग बेहोश हो चुका है, उसकी आंखें सफ़ेद हो रही होती हैं पूरी और वो थोड़ा फ्लैशबैक में चला जाता है और बता रहा होता है कि मेरे पापा हमेशा काम में बिज़ी रहते थे लेकिन एक बच्चे के तौर पर मैं अपने पापा को काफ़ी प्यार करता था। और साथ ही वो भगते हुए उनके पास जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक ट्रक आ जाता है और उसका पापा उसको धक्का दे के साइड में कर देता है। कैंग कह रहा होता है ये मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से फादर मारे गए उस एक्सीडेंट में और उसके बाद मोम के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, ये सब कुछ अब बस मोम के हाथों पर ही होल्ड था और ये वाकई में उनके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल सा था। दिखाया जाता है छोटा कैंग आता है और कह रहा होता है मोम क्या आप ठीक हो? उसकी मोम मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, सब कुछ अच्छा है। कैंग बोलता है और जब भी रात आती है तो मैं खुद को ब्लेम करता हूँ, खुद को कोसता हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती, मेरी वजह से मेरी मोम इस ट्रबल में है, मेरे जैसे किसी को बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। और फिर छोटा कैंग अपने हाथ के ऊपर चाकू चला देता है, ये देख के उसकी मोम घबरा जाती है, उनके हाथ से प्लेट छोड़े आती है। तभी छोटा कैंग मुड़ के अपनी मोम की तरफ देखता है, कह रहा होता है मोम लगता है कि मैं एक अवेकनर हूँ। उसे अपना हाथ काट दिया होता है बट उसकी चोट हील हो जाती है। उसकी मोम आगे बढ़ के उसे गले से लगा लेती है। कैंग बोलता है मैं एक हंटर बनूंगा और फिर अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर आपको मेरे ऊपर काफ़ी प्राउड होगा। और फिर कैंग याद करता है कि उसकी मोम की हालत अब कैसी हो चुकी है और ये सब याद करने के बाद कैंग डबल से होश में आ जाता है। उसे प्रेसिडेंट की बात याद आती है, इस दुनिया का बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ को ऑलरेडी हंटर्स ने जीत लिया है और हमारा मेन दुश्मन आज की तारीख में जापान है। प्लीज़ एक डीमन बनो
और हमें जापान के मोस्ट पावरफुल हंटर से छुटकारा दिलाओ। कैंग को थोड़ी होश हो जाती है, वो अपनी बॉडी को हल्का सा रीजनरेट कर लेता है। हालांकि वो अपनी बड़ी बॉडी से नहीं जुड़ा है, एक हल्की सी छोटी सी हड्डियों वाली बॉडी बन जाती है उसकी। जबकि जो काकेरू रहता है वो तो अभी कैंग की तरफ देख नहीं रहा होता है, कह रहा होता है मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, मेरे को जल्दी करने की ज़रूरत है। लगता है कि मैं पहला बंदा हूँगा जो अब कोरिया पहुँचने वाला है। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी कैंग उसके पैर पे काट खाता है और वो दर्द के मारे बहुत जोर की चीख मारता है और कहता है व्हाट द हेल, ये क्या है, मैंने तो तेरे सर को काट दिया था ना। कैंग उसके पैर को बहुत ज़ोर से काट रहा होता है। काकरू बहुत ज़ोर की चीख मारता है और फिर साथ ही तलवार चलाते हुए उसे अपने पैर से दूर हटाता है। और अब काकेरो यहाँ पर अपने एक स्पेशल स्किल यूज़ करने वाला है। आसपास कुछ फॉर्मेशन टाइप की बन जाती है और काकेरो उतनी तेज़ी से मूव करता है कि उसके बहुत सारे क्लोन टाइप के नज़र आ रहे होते हैं। वो चारों तरफ गोल गोल घूम रहा होता है कैंग के, और वो उसके ऊपर इतने ज़्यादा स्लैशेस मार देता है कि कैंग बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में कटने लगता है। बट वो रुकता नहीं इतने पे भी, वो और मारता है और मारता है और मारता है और कैंग के बिल्कुल छिथड़े छिथड़े कर देता है। उसके स्लैशेस इतने ज़्यादा पावरफुल रहते हैं कि यहाँ का पूरा इलाका कटने लगता है और उसके स्लैशेस का इम्पैक्ट बाहर भी पड़ता है। बाहर की चीज़ें भी कटना शुरू हो जाती हैं, पहाड़ टूट के गिर रहा होता है थोड़ा थोड़ा। और हमें टेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पूरा एरिया कट चुका रहता है, ज़मीन निकल निकल के बाहर आने लगती है और काकेरू अपनी तलवार को बयान में रखता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। और वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा होता है क्योंकि उसका एक पैर टूट चुका है। वो कह रहा होता है अरे नहीं, मेरा एक पैर तो टूट गया है, तो लगता है कि मेरे को अब यहीं पे रुकना होगा। और वापस कि तभी उसके दूसरे पैर में भी एक हड्डी आकर लगती है। और जब काकेरू पीछे साइड देखता है तो कैंग उन पत्थरों के बीच में से निकलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद काकेरू डरने की वजह से अपनी तलवार को जोर से पकड़ता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है यू मॉन्स्टर। और फिर इसके बाद अपन को गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सेक्रेटरी बोलती है प्राइम मिनिस्टर, क्या अपन को वाकई में इतने सारे लोगों की कोई ज़रूरत भी है? और हमें बताया जाता है ये सारी री इन्फोर्समेंट है एलाइट हंटर्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से हैं। प्राइम मिनिस्टर कहता है 3 दिन हो चुके हैं जब वो अंदर गया था, तो अब हमें जाकर थोड़ा चेक करना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। और वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं था, वो जापान का नंबर 1 हंटर था कि तभी उस गेट से उसका सर आके बाहर गिरता है और कैंग चलता हुआ उस गेट से इन लोगों के सामने अपेयर होता है। उसको देखते से प्रेसिडेंट चलाते हुए उनको कुछ कमांड देता है। इससे पहले ही कैंग प्राइम मिनिस्टर की गर्दन उड़ा देता है। और फिर इसके बाद अब उनको कोरियन हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट पूछ रही होती है तो सिचुएशन कैसे चल रही है। एक बंदा रिपोर्ट करते हुए बताता है कि उसने जापान के डिफेंस मिनिस्टर को मार डाला और अब वो प्राइम मिनिस्टर को ऊपर अटैक कर रहा है। प्रेसिडेंट कहती है अब मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के पास अब पहले जितना कॉन्फिडेंस होगा। वो बोलता है लेकिन वो बहुत जल्दी जापान पहुंच जाएगा। प्रेसिडेंट कहती है क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? क्या आप लोग वाकई में उसके साथ जीत पाएंगे जापान के रियल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के खिलाफ? और फिर सीन डबल से कैन की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसने प्राइम मिनिस्टर की गर्दन उड़ा दी होती है कि तभी उसकी गर्दन उसके सिर से डबल से चिपकना शुरू कर देती है और प्राइम मिनिस्टर का एक तगड़ा सा हाथ कैंग के मुंह पे जाकर लगता है। कैंग को पूरा ज़मीन के अंदर धंसा देता है प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर की पंच की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है और हमें बताया जाता है कि जापान का रियल स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर प्राइम मिनिस्टर है। जापान का प्राइम मिनिस्टर यूटो र्यूजाकी। एट द सेम टाइम ये जापान नंबर 0 है, ट्रिपल एस क्लास हंटर। और अभी उसके सामने कैंग चित पड़ा होता है उसकी पंच की वजह से। और बस गाइस ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। इस मानुआ के पास अभी तक 3 चैप्टर रिलीज़ हुए हैं। इसका लास्ट चैप्टर कई महीने पहले आया था और अभी तक न्यू चैप्टर का कुछ ज़्यादा पता नहीं, और मैं तीनों चैप्टर को इस वाली वीडियो के अंदर निपटा चुका हूँ। आप लोग खुद भी इसे फॉलो करके रख सकते हो। इसका नाम मैं यहाँ पर शो कर दूँगा। इस मानुआ का नाम बॉन्स है, तो आप लोग भी इसे फॉलो करके रख सकते हो। और इसका नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, इसलिए जब तक के लिए आप लोग किसी दूसरे मानुआ को स्टार्ट करेंगे टू बी कंटिन्यूड। अरे हाँ, जाने से पहले एक और बात, मैंने अपने कम्युनिटी के ऊपर एक पोल पोस्ट करा है जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा है कि मैं डेली वीडियो डालूं या फिर हफ्ते में वीडियो डालूं। अगर डेली डालूंगा तो 20 मिनट की आएगी और अगर हफ्ते में डालूंगा तो 1 घंटे की एक वीडियो आएगी। तो आप लोग जाके ज़रूर से वहाँ पे वोट करिएगा कि आप लोग क्या चाहते हो। ठीक है, अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।